Hello student, welcome you all. Today I'm here with a new chapter named Lost Spring, which is written by Anis Jung, and this chapter is taken from your Flamingo textbook. So student, before starting our chapter, first we have to see about the author. Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनिस जंग जो कि बॉर्न हुई रौलकेला में और अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस का जो एक एज होता है ड्यूरेशन वो इन्होंने हैदराबाद में कंप्लीट किया. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एजुकेशन मतलब पढ़ाई इन्होंने हैदराबाद एज वेल एज अमेरिका से कंप्लीट की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. इनके पेरेंट्स जो थे वो राइटर्स थे दोनों, मदर एंड फादर. एनिस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. इन्होंने अपना करियर जो है एज अ राइटर के तौर पर इंडिया में शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रोड. ये इंडिया और एब्रोड में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के लिए इन्होंने एडिटिंग का और कॉलम लिखने का मतलब कॉलमनिस्ट के तौर पर काम किया. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और काफ़ी सारे बुक को इन्होंने ऑथर भी किया, दैट मीन्स लिखा. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. जो ये हमारा आज का फॉलोइंग एक्सपर्ट है मतलब कि एक हिस्सा है, एक भाग है, वो लिया गया है उनके एक बुक से जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और उसका एक पार्ट है स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to live a life of exploitation. यहाँ पर इन्होंने एनालाइज़ किया है किस चीज़ का, अत्यधिक ज़्यादा ग्राइडिंग पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी और ट्रेडिशन का जो कि कंडेम मतलब मजबूर करती है इस बच्चों को जीने के लिए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ, शोषण होना बच्चों का, ऐसे शोषित लाइफ जीने के लिए ये हमारी जो गरीबी है और ट्रेडिशन जो है ये उन बच्चों को मजबूर करती है और उनसे उनका बचपन छीन लेती है और बचपन में ही उन्हें काम करने पर मजबूर किया जाता है. दैट इज़ वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ लॉस्ट स्प्रिंग. सो in this story you have to see two parts. First part is sometimes I found a rupee in the garbage, and the second part is I want to drive a car. So here are the characters of both the stories. Story number 1, which is sometimes I find a rupee in the garbage, and the character name is Sahibe Alam, who was a rake picker. Rake pickers means कचरा चुनने वाला, कचरा बीनने वाला. And the story number 2 is I want to drive a car, and the character name is Mukesh, who was a son of Bengal maker. Okay. Now let's start our first story, which is sometimes I find a rupee in the garbage. So student, here you can see a picture. In this picture the character is Anis Jung and Sahibe Alam, who was a rag picker. तो एनिस जंग जो हैं वो साहिब से क्वेश्चन कर रही हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो. She encounter every morning is scrogging for gold in the garbage dump of her neighborhood. सी मतलब एनिस जंग हमेशा एनकाउंटर मतलब मिलती थी. एवरी मॉर्निंग स्क्रॉगिंग मतलब सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प मतलब कचरे का जो ढेर होता है ऑफ हर नेबरहुड. उनके घर के पास में बहुत बड़ा कचरे का ढेर था और वहाँ पर कचरा में से जो गोल्ड है वो बीनता हुआ साहिब जो है हर मॉर्निंग एनिस जंग को मिलता था. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. उसका घर कहाँ था, एमिड्स मतलब मिडल ऑफ, बीच में, ग्रीन फील्ड हरे भरे मैदानों के बीच में, ऑफ ढाका. ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश.
तो बांग्लादेश के जो हरे भरे मैदान थे उन्हीं के बीच में उसका बहुत सुंदर घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, अब उसका जो घर है वो उसके दूर दूर तक की यादों में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। साहिब की मदर कहा करती थी या बताया करती थी उसे कि बहुत भारी तूफ़ान और आंधी आई थी जिसमें वो हमारे खेतों को और घर को बहा कर लेकर चली गई। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इन बड़े सिटीज़ में सोना ढूंढने की तलाश में वे लोग यहाँ पर आ गए जहाँ पर अभी वो रह रहे हैं। यहाँ पर साहिब की मदर ने उन साहिब से बताया कि बहुत जो भयंकर स्टॉर्म आया था उसमें उनका फील्ड और होम दोनों चला गया। बट ट्रू फैक्ट इज़ दैट ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, और जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था, और अलग होने के कारण बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया की तरफ माइग्रेट हो रहे थे। वो लोग वहाँ पर मतलब बांग्लादेश से इंडिया आ रहे थे रहने के लिए। उसी टाइम पे जो साहिब है वो भी बांग्लादेश ढाका में जो उसका घर था वहाँ से यहाँ रहने के लिए आया था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। जब एनिस जंग क्वेश्चन कर रही हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तो साहिब जो है इधर उधर देखते हुए धीरे से कहता है कि मेरे पास करने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। तो इस पर एनिस जंग क्या कहती हैं, गो टू स्कूल, शी सेड ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो एडवाइस क्या दिया था, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, और तभी उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो एडवाइस है होलो मतलब बेकार, निरर्थक, वो उस छोटे से बच्चे के लिए ये वर्ड जो है बेकार था। उन्होंने रियलाइज़ किया बहुत ही जल्दी। अब इस पे साहिब क्या कहता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। एनिस जंग क्या कहती हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँगी तो क्या तुम आओगे। तो इस पे साहिब क्या कहता है, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ के आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तब इस पे मैंने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। I say embarrassed at having made a promise that was not meant. मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील हुआ कि मैंने इससे एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था। बट promises like mine around in every corner of his bleak world. लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया था, अबाउंड का मतलब टू बी फिल्ड विथ, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक मतलब होपलेस वर्ल्ड, उसकी होपलेस जो दुनिया हो गई थी, उस छोटी सी दुनिया में एक कह सकते हैं एक चमक, एक रोशनी लाने का जो मेरा वर्ड था उसने काम किया, कि कहीं ना कहीं से उसको एक उम्मीद हो गई थी कि हाँ जो एनिस जंग है वो स्कूल बिल्ड करेंगी तब मैं उसमें पढ़ने जाऊँगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। काफ़ी महीने की जान पहचान के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन, वो नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अगर वो जानता उसका मीनिंग कि उसका मीनिंग क्या होता है, इस पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि मेरे नाम का ये मीनिंग है और रियली में वो इस पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड है, तो वो बिलीव नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड।
अपने नाम का मतलब जाने बिना, अनअवेयर, वो क्या करता था? रोम, रोम मतलब वॉन्डर, भटकता रहता था। द स्ट्रीट, रोड पर, गलियों में। विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एक आर्मी जो कि बेयरफुट मतलब नंगे पाँव, नंगे पाँव मतलब सारे बच्चे जो हैं रैग पिकर्स, वो पैर में अपने चप्पल या शूज़ नहीं पहनते थे, तो उनको बेयरफुट बॉयज़ कहा गया है। हु अपीयर, जो दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह में जो बर्ड्स चींची की आवाज़ करते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हीं की तरह ये सारे रैग पिकर्स मॉर्निंग में दिखाई देते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और नून होते होते तक ये सारे गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीने बीतने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानने लगे। अब इसके बाद एनिस जंग उससे क्वेश्चन कर रही हैं, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब मैंने जब उनकी पूरी टीम को देखा तो मैंने एक जन से क्वेश्चन किया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली आंसर किया कि मेरी मदर जो है वो शेल्फ से मतलब कबर्ड से उतार के मुझे नहीं देती हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। एक दूसरे लड़के ने, जिसने कि शूज़ पहना था जो कि मैच नहीं हो रहा था, उसने आंसर किया कि अगर इसकी मम्मी इसे उतार कर दे भी देगी तो वो इन्हें फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उसके शूज़ को देख के उस पर कमेंट किया तो उसने अपने पैरों को शफल कर लिया, मतलब इधर उधर घुमा लिया, और फिर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तभी एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शूज़ के पेयर नहीं देखे या नहीं लिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. मतलब जब वो कंट्री में ट्रैवल करती हैं तब वो देखती हैं इस तरह के बच्चों को जो कि बैरफुट नंगे पाँव दौड़ते हैं, भागते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो कहाँ कहाँ देखती हैं? सिटीज़ में और विलेज के रोड पर इन बच्चों को देखती हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट, लेकिन ये उनका एक ट्रेडिशन बन गया है कि नंगे पाँव घूमना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है किसी के द्वारा दिया गया। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं वंडर थी, सरप्राइज थी कि अगर ये सही में एक एक्सक्यूज़ हुआ अपनी पॉवर्टी को, जो कि कभी नहीं ख़त्म होने वाली पॉवर्टी है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर ये एक एक्सक्यूज़ है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, तो मैं इस बात को सुन के काफ़ी शॉक्ड हूँ, काफ़ी सरप्राइज हूँ। आई एम रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो कि उडीपी में एक आदमी ने मुझसे कही थी। अब वो स्टोरी क्या है? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो एक यंग बॉय था तब वो स्कूल जाता था जो कि टेम्पल के पास में था, मतलब टेम्पल और स्कूल जो है आसपास ही थे। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, और उस टेम्पल में उसके जो फादर हैं वो प्रिस्ट हुआ करते थे, मतलब पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो स्कूल जाते जाते पहले टेम्पल के पास में रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और हमेशा भगवान से शूज़ के पैर के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं जब उसके टाउन में विज़िट करने गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर पर विज़िट करने गई, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ डिसोलेशन, दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब सब बर्बाद हो गया है और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इन द बैकयार्ड, और तभी मैंने देखा कि पीछे बैकयार्ड में वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और मंदिर के पीछे, ठीक पीछे मैंने देखा कि एक नया पुजारी रहता है। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक चेयर्स रखे हुए थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म
wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक यंग बॉय जो कि स्कूल का ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसने शॉक्स भी पहने थे, शूज़ भी पहने थे, वो पेंटिंग मतलब हाँफते हुए आता है और अपना बैग जो है बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख के, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, तभी मुझे उस बच्चे की प्रेयर याद आ जाती है जो भगवान के सामने जिसने किया था पेयर ऑफ शूज़ के लिए। वैन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, चलो फाइनली उस बच्चे को ना सही, इस बच्चे को तो पेयर ऑफ शूज़ मिल गया। लेट मी नेवर लूज़ देम, अब ये बच्चा ऐसा प्रेयर कर रहा होगा कि भगवान मैं कभी भी इसको लूज़ ना करूं। लेट मी नेवर लॉस देम मतलब इसको कभी भी लॉस वो नहीं करना चाहता था। द गॉडेसेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और लगता है कि भगवान ने उस लड़के की प्रेयर को ग्रांट कर दिया, मतलब मान लिया, स्वीकार कर लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वो शूज़, और वो यंग बॉय जो है वो अभी नया जो प्रेस्ट था, मंदिर का पुजारी था, उसका बेटा था और अब वो शूज़ भी पहनता है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, चलो पहले के पुजारी के बेटे ने तो शूज़ नहीं पहना, लेकिन अब का जो पुजारी है उसका बेटा शूज़ पहनने लगा है। लेकिन मेरे ऐसे काफ़ी मेरे जान पहचान के बच्चे हैं जो कि रैग पिकर्स हैं और वो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो पास्ट में भी शूलेस थे और अभी भी वो शूलेस ही घूमते हैं। माई एक्वेटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरा एक्वेटेंस मतलब ये जान पहचान जो है वो मुझे लेकर गया, लीड्स मी मतलब लेकर जाना, इन बैरफुट रैग पिकर्स के बारे में जानने का जो मेरा एक अंदर से इच्छा थी वो मुझे लेकर गया सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ है? अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी दैट मीन्स अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ एन एरिया, मतलब दिल्ली से बहुत ही आउटसाइड में, बाउंड्री पर। तो वो दिल्ली के एक बाउंड्री पर वो प्लेस एस्टेब्लिश किया गया है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली से काफ़ी दूरी पर है वो। मेटाफोरिकली मतलब लिटरली ऐसा कहा जाएगा कि दिल्ली से काफ़ी माइल की दूरी पर वो है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और जो वहाँ पर रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स दैट मीन्स हु लिव इलीगली ऑफ एनी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, किसी भी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी में इलीगली जो रहता है उसे स्क्वाटर्स कहते हैं। हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे बैक इन 1971, जो कि मैंने आपको पहले बताया जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो रहा था उस समय की बात है। साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, अब सीमापुरी जो है वो काफ़ी बड़ा और विशाल इस तरह से वाइल्डरनेस में फैल गया था, दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे वहाँ पे स्क्वाटर्स रहने लगे थे। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पहले तो वो खाली लगता था लेकिन अब ज़्यादा वो खाली ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे बांग्लादेशी स्क्वाटर्स रहने लगे थे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, अब उसका स्ट्रक्चर बताया वहाँ पर घर किस चीज़ के थे, मड मतलब कीचड़ और मिट्टी से बनाया हुआ, विथ रूफ ऑफ टीन, टीन के रूफ मतलब पतरे वाले, और टर्पोलिन मतलब हाउस को कवर करने वाला जो प्लास्टिक आता है, जैसा पिक्चर में आप शो कर पा रहे हैं, मैंने जो शो किया है वो आप देख पा रहे हैं। डिवाइड ऑफ स्वेज मतलब पानी का हमेशा गंदगी रहना चारों तरफ, ड्रेनेज मतलब गटर लाइन की सुविधा, और रनिंग वाटर, और चारों तरफ से पानी जो है वो आना, भर जाना बारिश का, और छत टपकना, इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ देखने को मिल रहा था। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसे माहौल में 10,000 रैग पिकर्स जो है वहाँ पर रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, 30 ईयर्स से ये लोग यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के रह रहे थे। विदाउट परमिट्स, उनके पास में परमिशन नहीं था, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास में राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर लिस्ट एंड एनेबल देम
them to buy grain, जो कि उनको वाटर लिस्ट में उनका नाम था, और दूसरा कि वो ग्रेन मतलब अनाज जो है वो ख़रीद सकते थे राशन कार्ड के थ्रू। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि खाना जो है वो सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ माना गया है आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी हो या ना हो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर पेट में खाना नहीं जाएगा तो इंसान सर्वाइव कैसे करेगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, said a group of women in the tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. जब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्यों उन लोगों ने अपने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड और रिवर ऐसे धरती को क्यों उन लोगों ने छोड़ा, तब एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स में से किसी एक वुमेन ने, जिसने टैटर्ड मतलब फटी हुई साड़ी पहनी थी, उसने कहा, क्या कहा कि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में अगर हम हमारी फैमिली का पेट भर पाते हैं और हम एक्टिंग मतलब एम्प्टी स्टमक बेड पर सो पाते हैं, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत ही अच्छी जगह है सरवाइव करने की। उस ग्रीन फील्ड और रिवर वाले प्लेस से तो ज़्यादा बेटर हमें यहाँ लगता है। Wherever they find food, they pitch their tent that becomes transit homes. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है वो वहाँ पर पिच मतलब सेट कर देते हैं अपने टेंट्स को, और ट्रांजिट होम मतलब टेम्प्रेरी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, बच्चे उसमें पलते हैं, बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी अपने पेरेंट्स के लिए पार्टनर बन जाते हैं, उस सर्वाइविंग का एक हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का माध्यम, उसका जो मेन सोर्स है वो रैग पिकिंग है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोजन ऑफ अ फाइन आर्ट, और कुछ सालों में तो ये बच्चे जो हैं उस रैग पिकिंग में एक मतलब फ़ाइन आर्ट, बहुत अच्छी कला सीख जाते हैं कि किस तरह से कचरे में से गोल्ड बीनना है और कहाँ मिलेगा, कहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ उन्हें जाना है। इस तरह के काफ़ी सारे आर्ट वो कचरा बीनने के सीख जाते हैं। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना के समान है, गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनके लिए रोज़ का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके लिए एक छत का काम करते हैं। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो पानी टपकता हुआ रूफ ही क्यों ना हो, उनके लिए एक ज़रिया है, उनके लिए खाना है, घर है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो इससे भी कहीं ज़्यादा। क्या? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब से, हिज आइज लाइटिंग अप। जब साहब ये कह रहा था कि कभी कभी तो उसे 1 रुपया या फिर 10 रुपया मिल जाता है उस गार्बेज में से, तब उसकी आंखें शाइन कर गई, लाइटिंग अप। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrolling, for there is a hope of finding more. और जब आपको कभी सिल्वर कॉइन मिल जाए उस गार्बेज के हीप में से मतलब ढेर में से, तब तो आप और ज़्यादा स्क्रॉकिंग करोगे, मतलब कि सर्चिंग करोगे कि कहीं और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए। इसी होप में, इसी उम्मीद में आप उसको और सर्च करने लगोगे। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. और उसकी इस बात से ऐसा लग रहा था कि गार्बेज जो है वो उन बच्चों के लिए कुछ अलग ही, कुछ डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा था देन टू देयर पेरेंट। उनके पेरेंट के लिए अलग मीनिंग था और उन बच्चों के लिए उसका मीनिंग कुछ अलग था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए वो वंडर का खजाना था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए वो सर्वाइविंग का एक माध्यम था, एक ज़रिया था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन विंटर मॉर्निंग में मैंने देखा साहब को, हमारे नेबरहुड में एक स्पोर्ट्स का क्लब था, उस क्लब के फेंस के बाहर साहब खड़ा था और
दो यंग मैन को जो कि वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए थे, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, और टेनिस खेल रहे थे। उनको खेलते खेलते साहब जो है बाहर से देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने धीरे से कहा कि मुझे गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस फेंस के पीछे से खड़े खड़े वो देख रहा था और काफ़ी सेटिस्फाइड हो रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया, एडमिट किया कि जब कोई भी नहीं होता इस ग्राउंड में तब वो वहाँ जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मुझे उस स्विंग को यूज़ करने देता है। स्विंग मतलब झूला। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब ने भी टेनिस के शूज़ पहने थे लेकिन उसके डिसमैच डिसकलर शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहे थे वो शूज़। समवन गैव देम टू मी, ही सेज़ इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने एक्सप्लेन किया कि किसी ने मुझे ये शूज़ दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। और फैक्ट क्या था कि किसी रिच बॉय ने, अमीर लड़के ने उसको डिस्कार्ड किया था, मतलब फेंक दिया था उस शूज़ को, क्योंकि उसमें दो पेयर में से एक पेयर में क्या था, होल था, छेद था। लेकिन ये चीज़ें साहब को बोदर नहीं कर रही थी, परेशान नहीं करती थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। किसी के लिए वो छेद वाला होगा लेकिन इस तरह के रैक पिकर्स बच्चों के लिए तो बहुत ही मायने रख रहा था, जो कि बैर फुट घूमा करते थे। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बैर फुट इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जैसा कि मैंने बताया है कि एक बच्चे के लिए जो कि बैर फुट घूमता था, उसके लिए भले ही वो हॉल वाले शूज़ हो लेकिन उसके लिए सपना, जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया उस तरह से वो लगता था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा था इंटेंटली, बहुत ही आतुरता से, वो उसके पहुँच के बहुत ही बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और जब दूसरे मॉर्निंग में जब मिली एनिस जंग साहिब से, तब वो मिल्क बूथ पर था, अपने रास्ते पर, मतलब जा रहा था मिल्क बूथ की तरफ। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर था, डोलची थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर किसी दुकान को पॉइंट आउट करते हुए उसने बताया कि अब मैं टी स्टॉल पर काम करने लगा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे अब 800 रुपये और मुझे मेरा खाना वहाँ मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, अब एनिस जंग यहाँ थोड़ा क्वेश्चन कर रही हैं, क्या उसे वो जॉब अच्छा लगता था। आई आस्क, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो फेस है मैंने देखा उसमें केयर फ्री लुक नहीं था। जब वो घूमता था प्लास्टिक का बैग लिए हुए, कचरे का बैग लिए हुए, वो केयर फ्री लुक जो है अब उसके चेहरे पर देखने को नहीं मिल रहा था, वो खो गया था, वो लॉस्ट हो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का कैनिस्टर जो उसने लिया हुआ था वो बहुत भारी लग रहा था। देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा था जो कि हमेशा वो अपने शोल्डर पर कैरी करके घूमा करता था, कचरे का बैग। द बैग वॉज हिज, क्यों, क्योंकि वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओव्स द टी शॉप, और ये कैनिस्टर उस आदमी का है, उस ऑनर का है जो कि टी शॉप चला रहा है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और वो भारी इसलिए है क्योंकि साहेब अब अपने खुद का मास्टर नहीं रहा, अब वो किसी का गुलाम बन चुका था। अब वो मन चाहे तब कचरा बीनने के लिए जाना, थैली को इधर उधर फेंक देना, ये अब नहीं कर सकता था। वो अब अपने टी शॉप ऑनर का गुलाम बन चुका था और उसी के कहने अनुसार उसे काम करना था, जिसके लिए उसे 800 रुपीज़ और उसका दिन भर का खाना उसे दिया जाता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस रैग पिकर बच्चे की चाइल्डहुड को किस तरह से स्पॉइल कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और उसे कंडेम मतलब मजबूर कर दिया गया एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीने के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए मजबूर कर दिया गया उसे।
So student, here are few questions which you have to write down in your notebook. And now I stop my video here. We'll meet you next week with the rest of the part. तब तक के लिए goodbye. Take care.